हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तो होंगे ही। तो आज हम आपके सामने यूपी पीसीएस 2017 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन तैयारी करने के साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। क्योंकि तैयारी करने के बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अभी आपकी कितनी तैयारी अच्छी हुई है या कितनी तैयारी करना भी बाकी है। क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हम अभी किस लेवल पर हैं। अगर आपसे 90% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो समझ जाइए आप बीट करने के लिए, पेपर को बीट करने के लिए, क्रैक करने के लिए एकदम रेडी हैं। और अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। तो आज मैं 2017 के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कस करने जा रहा हूं और आप देखिए कि आप कितने परसेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि तैयारी तो आप बहुत ही लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं इन सब की वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा और आपकी प्रैक्टिस को और ख़ास बनाऊँगा। तो चलिए फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 0.03% है ना। क्योंकि वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% जो है सांद्रता वाली मानी जाती है। लेकिन अगर हम करंट की बात करें कि जो वर्तमान में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो क्या 0.03% है, तो आप बिल्कुल इसको इनकरेक्ट बोलिएगा। क्योंकि वर्तमान में 0.04% या इससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। तो फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। देखिए, जो वर्षा की मात्रा है ये वायुमंडल में उपस्थित नमी पर निर्भर करती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा वायुमंडल में नमी होगी वर्षा की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपका राइट आंसर है वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे हमको सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ये आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, वो नहीं पर उतना फोकस ही नहीं करते, ये देखते हैं कौन सा सुमेलित है ना। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। तो देखिए, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी को शायद पता भी होगा ये, क्योंकि आप छोटी मोटी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप एक स्टेट लेवल की कर रहे हैं, तो आपको उतना तो पता ही होना चाहिए। सेकंड, पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस जो है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई और ओजोन दिवस। तो जो ओजोन दिवस है ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तंबाकू निषेध दिवस की, तो तंबाकू निषेध दिवस जो है वो आपको 5 मई को नहीं मनाया जाता है। क्योंकि तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है ना। और इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो ये तंबाकू से होने वाली जो भी दुष्परिणाम होते हैं उससे लोगों को जागरूक करना, है ना, जागरूकता बढ़ाना होता है ताकि लोग अवेयर हो सकें। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। देखिए, हरित गृह प्रभाव है ना, तो आपको पता भी होगा कि हरित गृह प्रभाव क्या है। तो देखिए, जो हरित गृह प्रभाव है इससे जो वातावरण में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है ये बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो भी गैसें हैं जिनमें मेनली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे आप आजकल देख रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है ना, ऊष्मीय तापन ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूं, एडिशनल नॉलेज भी दे दूं कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक ऐसी स्थिति हम बोल सकते हैं जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में व्याप्त गर्म और कार्बनिक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है ना। और पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, समझे। क्योंकि वायुमंडल के गर्म होने के साथ ही जो जलमंडल पर वाष्पन की प्रक्रिया है ये भी तीव्र हो जाती है, जिससे वायुमंडल में जो आर्द्रता है इसमें भी वृद्धि होती है ना। तो ये आप याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, इसका आप मतलब समझिए कि प्रश्न का मतलब क्या है कि सबके लिए जो है सतत ऊर्जा दशक पहल क्या है। तो देखिए ये जो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पहल है। मतलब ये जो पहल है किसने शुरू की, अगर हम बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल है। और यह दशक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से शायद 2024 तक घोषित किया गया है ना। इसमें किया क्या गया है कि जो नवीनीकरणीय ऊर्जा को जन सुलभ और समस्त उपयोगी ऊर्जा में इसकी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया गया है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण। तो आप सभी जानते हैं कि भोपाल गैस दुर्घटना क्या था, है ना, और ये कब हुआ था। तो अगर इसके टाइम की बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है ये 3 दिसंबर या कोई लोग 2 से 3 दिसंबर बोलते हैं, रात को हुई थी। तो भोपाल गैस जो ट्रेजेडी है ये 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक जो यूनियन कार्बाइड का प्लांट था वहाँ उसमें हुई थी, है ना। और इस गैस दुर्घटना का जो प्रमुख कारण है ये मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव माना जाता है। क्योंकि जो यूनियन कार्बाइड है यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है ये रिलीज़ होने लगी, है ना, जिससे काफ़ी लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, है ना, और 50,000 से भी ज़्यादा लोग गंभीर हुए थे इस गैस से। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है कुछ प्रदूषक है और उससे होने वाली बीमारी के बारे में बता रहा है कि कौन प्रदूषक से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अगर हम पारा की बात करें तो पारा से जो बीमारी होती है वो है मीनामाटा रोग, है ना। आपको ये याद भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पारा से जो होने वाली बीमारी है वो मीनामाटा बीमारी है। अगर हम बात करें कैडमियम की तो कैडमियम से होता है इटाई बीमारी, है ना। और अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन से तो नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और अगर हम बात करें फ्लोराइड आयन की तो देखिए फ्लोराइड जो है ये दांतों से होने वाली एक बीमारी, फ्लोराइड से जो है दांतों की बीमारी होती है जिसको हम फ्लोरोसिस बोलते हैं, है ना। तो ये फ्लोराइड से होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, है ना, क्योंकि जो इसमें दांत हैं ये दांतों में पीलापन आ जाता है ना, दांत आपके खराब होने लगते हैं, तो वो फ्लोराइड की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जो जैविक पदार्थ है वो अधिकतम है। तो देखिए अगर ऑप्शन को अगर ध्यान से आप देखें तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या शीतोष्ण पतझड़ वन, या रेगिस्तानी झाड़ियाँ। तो अगर पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की जैविक पदार्थ की अधिकता की बात करें, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होते हैं। क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इसमें पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र का या बायोम जो है ये भूमध्य रेखा के दोनों समीकट फैला हुआ, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास जितना भी क्षेत्र है 10 डिग्री अक्षांश तक जितना भी क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन
वही उसमें आते हैं, है ना, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ही कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब देखिए आप लोग कितनी तैयारी किए हुए हैं और कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, है ना। तो ज़रूरी है ये, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं तो फिर मतलब क्या है यार पढ़ाई का। कम से कम अपने आप को हम देखें तो एक बार कि हम किस अभी पोजीशन पे हैं, क्या हम फाइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, देखेंगे एक बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि जो वन संरक्षण अधिनियम है ये कब आया था? तो सभी जानते हैं 1980 में आपका वन संरक्षण अधिनियम आया था, है ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 उष्णकटिबंधीय वन दिया गया है, शंकुधारी वृक्ष दिए गए हैं, कक्ष वनस्पति और पतझड़ वनस्पति। तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो सूची 1 में जो उष्णकटिबंधीय वन है, आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय वन हैं ये आपके जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो जैसे आपका साइलेंट वैली वगैरह है तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन है। दूसरा बात करें शंकुधारी वृक्ष, तो शंकुधारी वृक्ष जो हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। और कक्ष वनस्पतियाँ सभी जानते हैं, जहाँ पर डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा वगैरह है, दलदल भूमि, तो वहाँ पर आपके कक्ष वनस्पति। और पतझड़ वन राजस्थान में। तो आपका राइट आंसर है, मैच कर दें हम, शंकुधारी वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कक्ष वनस्पति आपके सुंदरवन और पतझड़ वनस्पति आपके राजस्थान में। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो अगर हम जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, देखिए जैव विविधता के संकट या जैव विविधता के ह्रास का मेन कारण क्या है? देखिए जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम जीवों का जो प्राकृतिक निवास है उसको नष्ट कर रहे हैं, है ना। वनों को काटते जा रहे हैं, उनका दोहन कर रहे हैं, जिससे जीवों के प्राकृतिक निवास में कमी आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं जीवों का जो अधिकतम संकट है वो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो इनमें से कौन सा है जो जलवायु परिवर्तन का कारक है? तो आप देखिए, जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, दूसरा तैल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, या सौर धधक में वृद्धि, या अत्यधिक वनोन्मूलन। तो जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज, इसका जो मेन कारण है वो अगर हम देखें तो जीवाश्मिक ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन भी इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा तैल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, ये भी एक तरीके से है। लेकिन सौर धधक में वृद्धि ये कहीं ना कहीं सही नहीं है, जबकि अत्यधिक वनोन्मूलन ये एकदम करेक्ट है। तो आपका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, है ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन का जो मेन कारण है वो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले जो भी फैक्टर हैं और कार्बन अवशोषण में कमी रखने वाले कारक, ये दो मेन कारक हैं। एक तो जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि कर रहे हो, दूसरा कार्बन अवशोषण में कमी करने वाले, तो ये दो मेन कारक हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कारक दिए गए हैं और फसल दिया गया है। तो अगर हम बात करें नील हरित शैवाल, है ना, तो जो नील हरित शैवाल है वो धान के खेतों में बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा अगर हम बात करें राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम, मटर में एकदम करेक्ट, ये मटर के प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दूसरा अगर हम बात करें एजोटोबैक्टर, ये गेहूं में करेक्ट है।
अगर हम बात करें अजोला, तो देखिए अजोला जो है ये धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कारक है, ना कि मक्का के। क्योंकि इसके साथ अगर हम बात करें तो एनाबिना हुआ, नॉस्टॉक हुआ और नीलहरित शैवाल, ये सभी धान की फसल में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं भाई सूची 1 और सूची 2 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। तो जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन है ये किस संविधान संशोधन में है। तो ये तो आपने संशोधन अमेंडमेंट्स तो पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको तो आपको पढ़ के ही जाना है। तो जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन है ये आपके 38वें संविधान संशोधन में। दूसरा अगर हम बात करें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के उसको कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये कौन सा अमेंडमेंट था, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई, तो ये आपका 61वां संविधान संशोधन है। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जो जोड़ा गया है, उद्देशिका में आप जानते हैं कि हमारे प्रियम्बल्स में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये तीनों ही शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़े गए हैं। तो आपका राइट आंसर है, मैं मैच कर दूं, कि जो न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति है वो आपका 38वां संविधान संशोधन, 38वां। संपत्ति का अधिकार ये आपका 44वां। मताधिकार की बात करें तो 61वां, और आपका उद्देशिका ये 42वां। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शंस, देख लेते हैं, सी। का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो आपका भारत और अमेरिका है इनके बीच में कौन कौन सी राजनीतिक व्यवस्थाएं जो हैं वो एक समान हैं। तो ऑप्शन में है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, या राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, और उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो जो कॉमन पॉइंट है दोनों में वो आपका देखें तो भारत एवं अमेरिका की जो राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो है, जो राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति है, ये एक समान है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 3। अब आप जानते हैं कि आर्टिकल 111 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक की सहमति अगर नहीं देता है या किसी कारणवश विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय लेने की सीमा के अभाव अगर है उसको, तो राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेता है ना। और आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने 1986 में संसद द्वारा जो पारित डाकघर संशोधन अधिनियम में इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग के निर्णय नहीं दिया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, और इसमें कोई भी इन्होंने निर्णय नहीं दिया था। समझे ना, कि जो ज्ञानी जैल सिंह थे इन्होंने क्या किया कि जो पॉकेट वीटो है इसका प्रयोग किया और संसद में कोई भी निर्णय नहीं दिया। तो ये हैं, और आपको आर्टिकल भी याद रखना है, ये अनुच्छेद 111 के तहत है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो जो राज्यों का संघ है ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। आपको ये भी पता होगा कि किस देश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो जो भारतीय संविधान में जो राज्यों के संघ की परिकल्पना है
इसको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, इसको कनाडा भी बोल सकते हैं, अधिनियम से प्राप्त किया गया है ना। और भारतीय संविधान की भाग 1 के अनुच्छेद 1 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग भारत जो है ये राज्यों का संघ है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति या कोरम कितनी होती है? तो आपने कोरम भी शायद पढ़ा होगा कि कोरम क्या होता है। देखिए, जो कोरम होता है ये सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो होता है वो कोरम होता है। और जो लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु जो गण पूर्ति सदन के सदस्यों की जो कुल संख्या है इसी का 10वां भाग जो है कोरम कहलाता है, जो कि आर्टिकल शायद 100 है ना। तो आपको ये याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहकारिता आयोग का सदस्य था? तो जो सहकारिता आयोग है, पहली चीज़ तो सहकारिता आयोग के बारे में आपने शायद पढ़ा भी होगा कि सहकारिता आयोग का जो गठन है वो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उसको सुदृढ़ करने के लिए किया गया था, है ना। और जो इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो न्यायमूर्ति RS सहकारिया थे। और इसके 2 सदस्य भी थे जिनका नाम था शिवरामन और NR सेन, है ना, SR सेन, सॉरी, शिवरामन और SR सेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, डॉक्टर SR सेन। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलित करना है और बताना है कि किस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें गुजरात की, तो आप जानते हैं गुजरात में जो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है वो 11 है, कर्नाटक में 12, केरल में 9 और उड़ीसा में 10। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो चलिए अभिकथन पढ़ लेते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। कारण, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो चलिए, तो अगर हम कथन की बात करें कि जो चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, तो यार आप जानते हैं कि पहला कथन तो एकदम करेक्ट बोल रहा है, बिल्कुल पालन करना होता है ना। क्योंकि आदर्श आचार संहिता जो है ये राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु उनके मानदंडों का एक समूह होता है ना, जो उनके आवरण और व्यवहार को नियंत्रित करता है। कारण की बात करें तो कारण है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। देखिए, अगर हम कारण की बात करें तो कारण कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित नहीं किया, है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से कथन और कारण पे चर्चा करना है। तो अभिकथन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। क्या ये सही है? कारण, भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। उधार की वस्तुएं, बिल्कुल, ये तो शायद लग रहा है कि उधार की वस्तुएं हैं, क्योंकि संविधान ने काफ़ी कुछ उधार लिया है ना। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला कथन अगर हम देखें, अभिकथन, तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का जो क्षेत्र है वो सीमित है। तो ये कथन तो सही है, बिल्कुल सीमित है, क्योंकि केशवानंद भारती, आपने शायद पढ़ा होगा कि जो केशवानंद भारती केस था जो कि 1973 में था, तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक बात को स्वीकारा था कि मूल ढांचे की जो अवधारणा के तहत किसी भी मामले का पुनरीक्षण किया जा सकता है ना। कथन देखें, तो भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान जो है ये अन्य देशों से प्रेरित करके लिए गए हैं ना। तो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं। लेकिन अगर हम देखें क्या जो है RA का सही स्पष्टीकरण है,
तो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। इतना तो आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ समझ पा रहे हैं क्या चल रहा है, तो समझते रहिए, वरना फिर आप तैयारी के लायक होंगे नहीं। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो अनुसूचियों से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं और आते रहेंगे, है ना, कुछ नया नहीं आएगा, बस आपको पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या उपबंधित है, तो आप बता सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो हमको ज़रूर बताइए कि भाई तीसरी अनुसूची में क्या है। तो देखिए, तीसरी अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, तीसरा भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, चौथा संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची, ये जो है शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप से संबंधित है ना, और इसमें काफ़ी बातें भी हैं, जैसे संघ के मंत्रियों के लिए शपथ प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के लिए शपथ प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रारूप, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का शपथ प्रारूप, किसी राज्य के मंत्रियों द्वारा लिए जाने वाला शपथ प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ प्रारूप, राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा लिया जाने वाला शपथ प्रारूप। तो ये जितने भी शपथ प्रारूप हैं, हाँ एक चीज़ कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ प्रारूप का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है, ना कि तृतीय अनुसूची के अंदर। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा। काफ़ी शपथ प्रारूप इसमें है, तो याद करना थोड़ा तो कठिन है, लेकिन आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ये अगर हम बात करें तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है ना। तो आपका राइट आंसर अगर हम कहें तो ऑप्शन सी, कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 93 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की शक्ति है, ये प्रोटेम स्पीकर को है, सॉरी राष्ट्रपति को है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करेक्ट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है। बुलक कैपिटलिस्ट, कभी सुना है आपने ये नाम, बुलक कैपिटलिस्ट, जिसको हम शायद बैल पूंजीपति, वो बैल, तो आइए देखते हैं भैया बैल। अब बैल तो एक ही के पास होगा, आप जानते हैं किसके पास, है ना, किसानों के पास। ऑप्शन में दिया भी है गरीब किसानों को, तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन है गरीब किसानों को, धनाढ़ किसानों को, या उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं। बिल्कुल सही है कि जो बुलक कैपिटलिस्ट है या बैल पूंजीपति, ये उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है लेकिन धनाढ़ नहीं है। तो ये ऑप्शन सी तो राइट है, पूरा राइट है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, आप तुरंत ही इसको उड़ा दिए होंगे। तो जो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन है, तो हमको बता भी दीजिए थोड़ा सा कमेंट करके, कमेंट करते रहिए, लाइक भी करते रहिए और शेयर तो ज़रूर करिएगा, हेल्पफुल तो है ही आपके लिए। तो आपका राइट आंसर है 1952। देख लीजिए भाई, हमको तो पता नहीं है, हम भूल गए हैं। तो राइट आंसर है आपका 1952, जी बिल्कुल करेक्ट है, 1952 है। थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज दे दें कि राज्यसभा का जो गठन है ये 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, है ना। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 के अनुसार जो है भारत की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, समझे। और राज्यसभा की जो संरचना का प्रावधान है ये अनुच्छेद 80 में वर्णित है, समझे। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकती, ये भी आप याद रखिएगा। और भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और ये किस आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल 89 में है।
और एक चीज़ और मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये हमको थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्य परिषद, तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद का गठन करने के लिए अधिकृत है? तो वो आपका है राष्ट्रपति, है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। और देखिए, ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, समझे, राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद का गठन कर सकता है। और अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें तो वो 1990 ईस्वी में की गई थी, है ना। और इसकी जो प्रथम बैठक है वो 16 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई। और अब तक सब न्यूनतम अगर हम बात करें तो 3 बार हो चुकी है, 3 बार होती वैसे। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वो नीति निर्मोदन प्रस्ताव, मितव्ययिता प्रस्ताव, सांकेतिक प्रस्ताव और लेखानुदान। तो ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना। नीति निर्मोदन प्रस्ताव, तो चलिए फिलहाल बताते हैं हम आपको। देखिए, इसमें जो निर्मोदन प्रस्ताव जो है, ये बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया गया, ये तो सही है। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, तो मितव्ययिता एकदम ये भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांगों में से 100 रुपये कम कर दिया जाए, ये भी सही ही है। अगर हम लेखानुदान की बात करें तो बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना, ये सही नहीं है। क्योंकि बजट प्रस्तुतिकरण अगर हम देखें या बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य के समय में, है ना, ये प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। तो ये आपका कहीं ना कहीं गलत है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या आप कह सकते हैं जो हमारा भारत है ये डेमोक्रेटिक है? बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, क्योंकि भाई हमारी सरकार कैसे आई? हमने चुना, हम सब ने चुना, आपने सुना, है ना। मोदी जी को किसने चुना? किसके लिए चुना? नोटबंदी के लिए चुना, लेकिन चुना तो हमने। तो भाई आपका राइट आंसर है यार, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। चलिए, भारत का अपना एक संविधान है? नहीं, भारत दूसरे का संविधान है। अरे यार, जाहिर सी बात है, भारत का एक अपना संविधान है ना। तो बिल्कुल 1 और 2 दोनों सही हैं। और क्या RA की स्पष्टीकरण करता है? देख लीजिए आप, तो सही है, RA का सही व्याख्या नहीं करता है यार, दोनों ही अपोजिट हैं। हम यहाँ लोकतांत्रिक की बात कर रहे हैं, दूसरा संविधान की बात कर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, समझे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, देश का नाम रोशन कीजिए यार। हाँ, एंड डू वॉट यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर फादर एंड भारत माता। अच्छी लाइन है। तो चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो संसद की अगर हम बात करें कि संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार कौन सा नहीं है, तो देखिए, इसमें चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता तो है, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार ये भी है, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, या अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का विशेषाधिकार। तो देखिए, जो आपका राइट आंसर होगा वो सी है, साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, या उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से अगर आपको सही देखें तो आपको दिख रहा होगा जो पहला है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो ये तो सही लग रहा है मुझे। और तीसरा अगर हम देखें, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो ये भी सही है। तो मतलब पहला और तीसरा सही स्टेटमेंट है, तो आपका राइट आंसर है बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? आपने आर्टिकल 21 तो पढ़ा ही होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये भी मैं आशा करता हूँ। तो आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि यह एक एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, है ना। दूसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। तीसरा, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना और मृत्यु दंड। तो देखिए, इसमें जो है और कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है, कौन सा आर्टिकल के 21 के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ये आर्टिकल 21 के दायरे से बाहर है ना। क्योंकि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न आपने पढ़ा होगा, निवारण, निषेध या निदान अधिनियम, ये 2013 के अंतर्गत आता है, और बाकी सभी आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हैं सही। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है ये बताना था। यह एक संवैधानिक संस्था है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। तीसरा, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया जाता है, और यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो देखिए, इसमें से यह एक संवैधानिक संस्था है, समझे ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिनका गठन जो है राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए इसका जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। तो ये सही लग रहा है मुझे कि यह एक संवैधानिक संस्था है, ये आपका राइट आंसर होगा। यह संवैधानिक संस्था नहीं है, एक क्षेत्रीय परिषद का संवैधानिक निकाय है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली प्रचलित आधार था? तो देखिए, अकबर के शासनकाल में जो दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो अकबर के समय में आप जानते हैं कि हल की संख्या, है ना, कि सन 1570 से 71 ईस्वी में अकबर के 9 रत्नों में से एक थे राजा टोडरमल ने भूमि पर भू राजस्व की एक नवीन प्रणाली, जिसे कहते थे जब्ती या आयने दहशाला कहते थे, इस पद्धति को अपनाया गया था, है ना। जबकि ऑप्शन में कहीं आपको आयने दस्ताला तो दिख नहीं रहा है। जब्ती पद्धति में 5 चरण थे, समझे। अब वो कौन कौन से चरण थे तो आप जानते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ये हल की संख्या होनी चाहिए, है ना। राइट आंसर है हल की संख्या, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ऐसा कौन सा जो है विदेशी यात्री था जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो वो थे आपके फादर एंथोनी मांसरेट। कौन थे? फादर एंथोनी मांसरेट
देखिए, फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो थे, ये जहांगीर के शासनकाल में आने वाला एक डच यात्री था। इनको तो आप याद रखिएगा थोड़ा सा, कि फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो थे, ये जहांगीर के शासनकाल में आने वाले एक डच थे। और जहांगीर का भारत नामक एक पुस्तक भी इसने लिखी थी। निकोलो मनुक्की की बात करें तो निकोलो मनुक्की ने दारा शिकोह, शाह आलम तथा राजा जयसिंह के साथ कार्य किया था। और इसका जो आगमन था ये इटली से था। तो राइट आंसर अगर हम बात करें तो वो है आपका फादर एंथोनी मांसरेट, है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। दूसरा, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, और कि जो ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार वो संतुलन अनुकूल था, और दूसरा है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि दोनों ही कथन सही लग रहे हैं आपको, या एक कथन सही है दूसरा गलत? तो देखिए, जो राइट आंसर है वो दोनों ही सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है ना। क्योंकि ब्रिटिश काल में जो भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था, और आयात और निर्यात जो है ये मुख्यतः समुद्री मार्ग से होता था। तो पहला तो सही है। दूसरा, धन की निकासी का जो स्वरूप था अप्रतिफलित निर्यात था, हाँ सही है। और ब्रिटिश कंपनियों को निर्यात के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क से नहीं गुजरना था, है ना। तो दोनों ही सही हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आपको लग रहा होगा यार कि आपने उतना नहीं पढ़ा है ना, उतना प्रिपेयर नहीं है, और जो लोग सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन तो वो तो सही हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और मज़ा तो यार तभी है ना कि पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हों, तभी तो आप लड़ने के लायक हैं। वरना जंग के मैदान में तो बहुत से लोग आ जाते हैं, लेकिन जीतते सभी नहीं यार। जीतते वही हैं जो जिनके अंदर दम होता है, दमखम होता है। तो लड़ते रहिए, और नहीं दम है तो तैयारी कीजिए। यही सब मैं आपके सामने लेके आऊँगा ताकि आप और प्रिपेयर हो सकें, है ना। जल्दी से जल्दी जो है अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए अगला प्रश्न। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित करता है। देखिए, अघन्य शब्द जो है ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है, जिसको हम ना मारने योग्य भी बोलते हैं, कि गाय को नहीं मारा जाएगा ऐसा कुछ। क्योंकि ऋग्वेद में आप जानते हैं अघन्य शब्द गाय के लिए ही प्रयोग किया गया था, और इसके अर्थ भी यही है कि ना मारे जाने योग्य, है ना। और ऋग्वेद काल में गाय की जो उपयोगिता और इसका महत्व का भी बोध है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन। तो अगर हम इसकी बात करें कि किस में मिलता है, तो ये कन्हेरी है। इसका राइट आंसर कन्हेरी होगा, है ना। क्यों? क्योंकि 11 सिरों वाले जो बोधिसत्व हैं, जिनको हम अवलोकितेश्वर बोलते हैं, ये कन्हेरी की गुफा संख्या 41 में मिलता है ना। और कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। बहुत विचार कराते हैं, इतना विचार कर कर के शायद हम थक भी जाते हैं, है ना। विचार ही करना पड़ता है। चलिए कर लेते हैं विचार। कह रहा है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुफल्ली के प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो देखिए, जो इसमें पहला है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुफल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं, ये तो एकदम कम्प्लीटली सही है ना। क्योंकि इन विहारों और चैत्यग्रहों का निर्माण जो है ये 4वीं से 2री सदी ईस्वी से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक हुआ है।
और ये गुंटूपल्ली जो है या गुंटूफल्ली इसको बोलते हैं, ये आंध्र अजंता भी इसको हम कहते हैं। तो ये तो सही है, आपका राइट आंसर ए ही होगा, बाकी तो मुझे सही नहीं लग रहा है। तो का राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है यार। हाँ, क्वेश्चन पढ़ते ही इंसान को पसीना आ जाएगा, लेकिन जिसने पढ़ रखा है तो उसके लिए तो पसीना नहीं आना चाहिए फ़िलहाल, उसको तो मज़ा ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 6 माह से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं और असीमित काल तक। तो जो राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, वो प्रवृत्त होगा। तो देखिए वो जो है 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार अगर राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर या घोषित करती है कि राज्य सूची में जो उल्लेखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है ना। और ऐसा प्रस्ताव जो है ये 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रह सकता। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। देखते हैं भैया कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। दूसरा, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। तीसरा है कि ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। और लास्ट है कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए बराबर की पहाड़ियाँ पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख भी हैं, ये भी सही है। और ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, करेक्ट है। लेकिन ये अभिलेख 6वीं शताब्दी ईसा के हैं, ये इनकरेक्ट हैं, क्योंकि ये अभिलेख जो है इन गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी में किया गया था, है ना, ये आप याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो जो मत्स्य महाजनपद है वो राजस्थान में था। तो आपका राइट आंसर है राजस्थान। और इसको हम आधुनिक जयपुर, भरतपुर, अलवर, इसमें कई क्षेत्र हैं, है ना। और मत्स्य जनपद की अगर मैं राजधानी पूछ लूँ आपसे तो भाई इसको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी। अगर आपने ये बताया तो मैं भी समझूंगा कि यार आप पढ़ने वाले ही बच्चे हैं, टाइम पास करने वाले नहीं। आपको कुछ करना है, आपको अपने जीवन में जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है। एक जज्बा है, एक जुनून है आपके अंदर, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं कुछ पाने के लिए। तो भाई कमेंट करके बताइए, मैं भी देखना चाह रहा हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ। पहला ये है गांधार कला। तो गांधार कला आपने पढ़ा भी होगा कि गांधार कला ये जो कुषाण वंश से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन प्रथम, और मिलिंद पन्नो जो राजा मिनेंडर आपने सुना होगा या मिनांडर, और तक्षशिला शिलालेख ये पतिक से, है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि जो जौनपुर राज्य है इसका अंतिम शासक कौन था, बताइए। तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वो हुसैन शाह था, समझे। ये सरकी शासक था, एक सरकी राजवंश था। और इसका जो शासन काल है वो 1458 से 1500 तक था।
और इसके बाद जौनपुर में आप जानते हैं बहलोल लोधी का शासन हुआ है ना। अब आप से मैं अगर पूछूं कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो आप बताइए किसने की। तो जो फिरोज शाह तुगलक हैं, इन्होंने अपने भाई जौना खां की स्मृति में जौनपुर राज्य की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, हुसैन शाह। अगला प्रश्न, चलिए कुछ युद्ध हैं उनको हम देखेंगे कि कौन सा युद्ध किस अंग्रेजी शासक के नेतृत्व में हुआ। बात करें अगर हम हेक्टर मुनरो, तो जो हेक्टर मुनरो और कौन सा सुमेलित नहीं है आपको वो बताना है। देखिए हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में जो है भूमिका निभाई, क्या इसको हम बोल सकते हैं सही है? बिल्कुल। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली की बात करें तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और अगर हम बात करें लॉर्ड कार्नवालिस की, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने, यार मुझे तो नहीं लगता कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने कोई भूमिका इनकी थी। देखिए जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, पहली चीज़ तो ये 1817 से 1819 में हुआ है ना। और इस युद्ध में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कार्नवालिस तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग था। और लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1813 से 23 है ना। और इसी युद्ध के तो बाद मराठा शक्ति समाप्त हो गई, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और पेशवा के जो वंशानुगत पद को, इसको भी समाप्त कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर भी डी ही होगा, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत सुमेलित करा रहे हैं, और पीसीएस के जो एग्ज़ाम है इसमें भाई सुमेलन वाला बहुत खेल होता है, बहुत सुमेलित कराता है। तो चलिए करते रहिए। तीर्थकर और प्रतिमा लक्षण को सुमेलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इतना सब तो कर ही सकते हैं यार। तो तीर्थकर, अगर हम बात करें आदिनाथ, तो आदिनाथ जो तीर्थकर थे, इनका प्रतिमा लक्षण जो था वो वृषभ था, बैल वृषभ। दूसरा अगर हम बात करें मल्लीनाथ का, तो ये जल कलश था। पार्श्वनाथ का सर्प था, और संभवनाथ का अश्व था। तो आपको जितने भी तीर्थकर हैं इनके प्रतिमा लक्षण को जरूर याद रखना है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई। तो देखिए जो जातीय सरकार ये इसका गठन 1942 में हुआ था, है ना। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामुल्लुक नामक स्थान पर, ये भी याद रखना। तो 1942 में एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट, भाई बहुत ही टफ नाम है यार, पढ़ने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की। तो अगर हम बात करें कि काफ़ी क्वेश्चन भी यार, अगर अच्छे से आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे क्या कह रहा है ये। तो निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियाँ की। तो वो था आपका मेरठ षड्यंत्र मुकदमा, है ना, जो कि 1929 से 33 में कुछ कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर चलाया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगति है। यह आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, है ना, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके बारे में कुछ टिप्पणी की गई कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये जो टिप्पणी की थी किसने की थी बताइए, बता सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए एक बार। वॉरेन हेस्टिंग, G.B. मैकले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुडास। देखिए अगर हम बात करें G.B. मैकले, तो इन्होंने 1834 में एक शिक्षा की पद्धति अपनाई
और उसने शिक्षा पद्धति के बारे में ये कहा कि यहाँ के शिक्षित युवक देखने में तो भारतीय ही होंगे, परंतु उनका जो मानसिक तौर पर ये अंग्रेज हैं। मतलब रंग से तो ये भारतीय हैं, सॉरी रक्त से तो भारतीय हैं, लेकिन बुद्धि से अंग्रेज हो गए हैं, समझे ना। तो ये तो जीवी मैकाले ने कहा था। तो यार सही ऑप्शन अगर हम देखें इसमें तो मुझे तो जीवी मैकाले ही लग रहा है, लेकिन आप लोग एक बार चेक जरूर करिएगा क्योंकि इस प्रश्न पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि जीवी मैकाले ने ये तो कहा है कि जो शिक्षित युवक हैं वो देखने में तो भारतीय हैं, मतलब रंग में तो भारतीय हैं, रंग और रक्त से तो भारतीय हैं, लेकिन बुद्धि से अंग्रेज हैं, क्योंकि अंग्रेज ने उनके दिमाग में अंग्रेजियत भर दी थी ना, इसलिए बुद्धि से अंग्रेजियत हो गए। तो आप एक बार चेक कीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन बी हो सकता है सही हो। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ विद्रोह हैं उसके बारे में आपको देखना है कि पाबना विद्रोह। तो जो पाबना विद्रोह है ये 1873 से 76 में हुआ था, बिल्कुल सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1874-75 में हुआ। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो यह आपके 1760 से 1800 के बीच में हुआ था, सन्यासी विद्रोह। लेकिन कोल विद्रोह यहाँ पे दिया गया है 1870, जबकि कोल विद्रोह आपका हुआ था 1831-32 में। तो यही आपका राइट आंसर है जी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कोल विद्रोह 1870 में हुआ ही नहीं यार, 1831-32 में हुआ था, छोटा नागपुर झारखंड में, और इसके नेतृत्व करता थे गोमधर कुंवर, याद रखिएगा आप लोग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं तेजी से अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो जो जूरी अधिनियम है जो कि 1826 में आया, तो इसका घोर विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने, समझे ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? अंडे मत पढ़ लेना आप लोग, अड्डे लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो वो आपका जो है राइट आंसर है कि देखिए अंग्रेज़ों के तो ऐसे तो बहुत से व्यापारिक अड्डे थे, लेकिन उनमें से जो आपका नागपट्टनम था यार, नागपट्टनम था, एक तो था नहीं, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना सभी थे यार, हर जगह तो इनके अड्डे थे, हमारे थोड़ी न थे। तो ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो जो स्वराज दल का समर्थन है ये हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, है ना। तो ये केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का जो समर्थन सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया, और उसके बाद अगर हम बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने समर्थन किया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ध्यान से पढ़ते रहिए, देखिए क्लास छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप ढंग से अच्छे से देख रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चंस आपके आने वाले यूपी पीसीएस में रिपीट कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, वरना डू बेटर वांट टू डू मैन। तो अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि महात्मा गांधी के गुरु थे, है ना, तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? तो ये आपका राइट आंसर होगा 1905, 1905 में महाराष्ट्र में की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा होगा। तो जो 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो वो है अलाउद्दीन खिलजी की। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा एडिशनल नॉलेज दे दें, देखिए
मैं आपको बता दूं, जो काकतीय वंश का संस्थापक था वो बीटा प्रथम था, और जिसने हैदराबाद, वैसे पहले इसको नलगोंडा बोलते थे, तो हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन कर जो है इसकी राजधानी बनाया था अमकोंडा। और इस वंश के सबसे प्रतापी जो राजा थे वो गणपति ने इसकी राजधानी को वारंगल स्थानांतरित कर दिया। और इस राजवंश का अंतिम शासक वो प्रताप रुद्रदेव था, जिसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था। समझे? तो ये थोड़ी आपके लिए एडिशनल नॉलेज है ना, नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। चलो, अभी तक मैं सोच रहा था यार कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए, अब जाके एक क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला ज्योग्राफी का। आपको भी अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो बताइए कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है। आपने पोर्ट तो पढ़े होंगे ना, इंडिया के पोर्ट्स, तो कांडला, कोचीन, पारादीप या मुर्मुगांव ऐसे पढ़ते हैं। चलिए, तो भारत का जो सबसे गहराई वाला बंदरगाह है वो आपका कोचीन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? कोचीन। चलिए थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये गुजरात में है, जो कि एक ज्वारी बंदरगाह है ना, और यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। दूसरा कोचीन, तो ये पड़ता है आपके केरल में, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, महानदी के मुहाने पर है ना, ये एक गहरा बंदरगाह है, इसको बोलेंगे। मुर्मुगांव की बात करें तो मुर्मुगांव जो है गोवा में है, जुआरी नदी पर। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सबसे विशालतम हिमनद की अगर हम बात करें तो वो आपका ससाइमी या सियाचिन, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि ससाइमी होगा कि सियाचिन होगा। तो ससाइमी आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 158 किलोमीटर है, जबकि सियाचिन की तो शायद 72 किलोमीटर है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ससाइमी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? क्वेश्चन तो यार बड़ा अच्छा है, आंसर भी अच्छा होगा। तो अगर हम बात करें न्यूनतम है तो वो आपका उत्तर प्रदेश ही होगा, अपना उत्तर प्रदेश है ना। 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ के जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? धाराओं से पूछ लिया, करंट से। तो कौन सी धारा? आपने बहुत ही फेमस हम्बोल्ट आपने पढ़ाई होगा, है ना, पेरू हम्बोल्ट धारा आपने सुना होगा, जो कहाँ पर बहती है। अगुलहाज भी आपने सुना होगा, बाकी कानरीज तो कभी सुना ही नहीं होगा, कनारीज, ओयासियो। तो जो सुना है उसी के बारे में आप बता दीजिए। तो अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? देखिए, हम्बोल्ट तो है आपकी शीत महाधारा, है ना, ठंडी एक धारा है। दूसरा अगुलहास की अगर हम बात करें तो अगुलहास तो एक गर्म जल धारा, ही तो आपने थोड़ा बहुत देखा होगा ज्योग्राफी में, अगुलहास। चलिए अगला प्रश्न दर्रों से है। कौन सा दर्रा कहाँ पे है, बस इतना ही बताना है आपको। सिपकिला दर्रा, बोमडिला, नाथुला, जोजिला। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सिपकिला दर्रे की बात करें तो वो आपके हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ये आपका गलत है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा, क्योंकि ये सिक्किम में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो एबरडीन इज राइट आंसर। जो यूरोप की तेल राजधानी है वो एबरडीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की समूह सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो इसके लिए तो आपको मैंने बोला कि जब तक आपको मैपिंग के बारे में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को उड़ा के आएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत मैपिंग को ध्यान में रख के चलिए,
जब तक आपको मैप समझना नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता आप ऐसे क्वेश्चन को रट पाएंगे। रटेंगे तो एक दो दिन याद होगा यार, फिर भूल जाएंगे। तो उसके लिए आप मैप को थोड़ा सा समझिए। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस देश की समूह सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो पहले इजराइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इजराइल किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। और इसके अगर मैं आसपास के देशों की बात करूं तो उसमें आप जानते हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, ये सारे देश आते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो अगर पठारों की बात करें हम तो सबसे जो बड़ा पठार है वो आपका कोलोराडो का पठार है, जो कि कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में या अमेरिका में? करेक्ट है, अमेरिका में ही पड़ता है वो, उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो जो कोलोराडो का पठार है ये उत्तरी अमेरिका में है और ग्रेट बेसिन के दक्षिण में, ये भी आप याद रखिएगा, समझे ना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यार रिस्पॉन्स तो आप अच्छा दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब आप तैयार हैं, फुल्ली तैयार हैं, वेरी गुड। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए कोट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए और घटनाओं को सही क्रम में अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी घटना है, कौन सी ऐसी घटना घट गई भाई। तो पहला जो घटना है वो रोलेट एक्ट है। देखिए रोलेट एक्ट आपको पता होगा 1999 में आया, 1919 में, है ना, 1919 में आया, करेक्ट है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें अगर हम तो 1917 में आया, सबको पता है यार ये। खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में आया और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में आया। तो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए।